नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले के वीडियोज में हमने मांग की उपयोगिता की गणनावाचक और क्रमवाचक अवधारणाओं का अध्ययन कर चुके हैं तथा गणनावाचक एवं क्रमवाचक अवधारणाओं के आधार पर हम सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उदासीनता वक्र विश्लेषण का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम मांग का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मांग को जानने से पहले मैं आपको 3 शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इच्छा क्या है, आवश्यकता क्या है, मांग क्या है। इच्छा से संबंधित इच्छा का संबंध किसी भी वस्तु से हो सकता है जिसका किसी भी वस्तु की कीमत और समय से कोई भी संबंध नहीं होता है। इच्छा पूर्ति करने लायक भी हो सकती है तथा अपूर्ति लायक भी हो सकती है। जबकि यदि इच्छा में निश्चित समय और कीमत को भी जोड़ दिया जाता है तो वह मांग बन जाती है। अर्थात मांग के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा अर्थात समय और कीमत को जब जोड़ दिया जाता है तो वह प्रभावपूर्ण इच्छा अर्थात आवश्यकता बन जाती है। और जब उस प्रभावपूर्ण इच्छा आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमारे पास साधन हो अर्थात त्यागने की तत्परता, समय और कीमत हो, तब वह मांग बन जाती है। आज हम मांग किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा है, इसमें निम्न तत्वों का समावेश होता है। किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा, मूल्य, समय एवं स्थान। मांग का नियम मूल्य एवं मात्रा के मध्य विपरीत संबंधों को बतलाता है। मांग का नियम हमें यह बतलाता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है तथा वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। मांग का नियम सामान्य शब्दों में यह नियम वस्तु के मूल्य तथा इसकी मांगी जाने वाली मात्राओं के मध्य संबंधों को बतलाता है। विशेष शब्दों में अन्य बातों के समान रहने पर या अन्य बातों के समान रहने का तात्पर्य है उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, वस्तु का मूल्य, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी अधिक मात्रा मांगी जाती है तथा मूल्य बढ़ने पर उसकी कम मात्रा मांगी जाती है। मार्शल के अनुसार मांगी गई मात्रा मूल्य के घटने के साथ बढ़ती है तथा मूल्य के बढ़ने के साथ घटती है। पॉल सैमुएल्सन के अनुसार यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातों के स्थिर रहने पर यह कम मूल्य पर बेची जा सकती है। बेनहम के अनुसार मांग का नियम मांग की मात्रा कीमत से संबंधित होती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मांग तथा मूल्य में विपरीत संबंध होता है। मूल्य के बढ़ने पर मांग घटती है तथा मूल्य में कमी आने पर मांग बढ़ जाती है। मांग के नियम की मान्यताएं। उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। उपभोक्ता को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली वस्तु नहीं होनी चाहिए। वस्तु के नए प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं होने चाहिए। अन्य वस्तुओं के मूल्यों में चाहे वह स्थानापन्न हो चाहे वह पूरक हो के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की किस्म में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भविष्य में मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मैं अक्सर 2 शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। तो मैं आपको यहाँ इन दोनों शब्दों का अर्थ समझाना चाहता हूँ। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो साथ साथ प्रयोग की जाती हैं अर्थात एक के बिना दूसरी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे पेट्रोल के बिना कार का कोई महत्व नहीं है, स्याही के बिना पेन का कोई महत्व नहीं है।
स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, अर्थात वे एक दूसरे का विकल्प हैं। जैसे चाय का विकल्प है कॉफ़ी। मांग के नियम का व्याख्या निम्न तालिका से की जा रही है। मूल्य 6 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये हैं। तो जैसे जैसे मूल्य घटता जा रहा है, मांगी गई मात्राएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस रेखा चित्र से यह स्पष्ट हो रहा है, जिसमें y अक्ष पर मूल्य को लिया गया है जबकि x अक्ष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को लिया गया है। जैसे जैसे मूल्य घट रहा है वैसे वैसे मांग मात्रा लगातार बढ़ती जा रही हैं। मांग के नियम के लागू होने के कारण हैं आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन और नए प्रयोग। इन लागू होने के कारणों को हम आज अध्ययन करेंगे। पहला है आय प्रभाव। जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। चूंकि उपभोक्ता की मौद्रिक आय तो एक समान ही रहती है, लेकिन उसकी वास्तविक आय बढ़ जाने के कारण अब वह उसकी पहले से अधिक इकाइयाँ क्रय कर पाता है। इसलिए वास्तविक आय में वृद्धि के कारण कीमत में कमी होने पर वह अधिक मात्रा खरीद पाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव। यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो प्रतिस्थापन वस्तु की मांग इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि प्रतिस्थापित वस्तु को छोड़कर लोग दूसरी वस्तु पर चले आते हैं। विद्यार्थियों, यदि चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की मांग मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय की उपभोक्ता अब कॉफ़ी का उपभोग करने लग जाएंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता लगातार घटती चली जाती है। अतः जैसे जैसे एक वस्तु की जितनी वस्तु की मात्रा कम होगी, अर्थात यदि कोई चीज़ सीमांत उपयोगिता उस चीज़ की अधिक होती जिसकी मात्रा कम होती है, तो मात्रा कम उसकी होती जिसकी कीमत अधिक होती है, अर्थात अधिक कीमत होने पर मात्रा कम होती है। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो बाजार में उसके नए क्रेता आ जाते हैं, इसलिए उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। नए प्रयोग। जब किसी वस्तु की कीमत अधिक रहती है तो उसके केवल अनिवार्य प्रयोग ही रहते हैं, अतः उसकी मांग मात्रा कम होती है। परंतु जब किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग शुरू हो जाते हैं और वैकल्पिक प्रयोग शुरू होने के कारण उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद। कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात वहां मांग वक्र का ढाल ऊपर से नीचे गिरता हुआ नहीं होता है, वरन नीचे से ऊपर को बढ़ता हुआ धनात्मक होता, अर्थात कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ती है, कीमत के घटने पर मांग मात्रा घटती हैं। जैसे गिफिन वस्तुएं, प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं, उपभोक्ता की अज्ञानता, सट्टा, स्पेक्यूलेशन। जीवन की अनिवार्य वस्तुएं। विद्यार्थियों, जीवन की अनिवार्य वस्तुएं जैसे यदि नमक चाहे महंगा हो चाहे सस्ता, उतनी ही मात्रा प्रयोग की जाएगी। ऐसा तो संभव नहीं है कि नमक की कीमत में कमी होने पर इंसान केवल नमक को ही खाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। युद्ध एवं आपातकाल में कीमत बढ़ने पर भी मांग मात्रा बढ़ती है। विशिष्ट पेटेंट या व्यापार चिन्ह की वस्तुओं पर भी यह लागू नहीं होता है। किसी वस्तु पर किया गया कुल व्यय कुल आय का बहुत ही छोटा भाग होता है। मांग के नियम के निर्धारक तत्वों की हम बात करने जा रहे हैं। मांग के नियम के निर्धारक तत्वों में उपभोक्ताओं की संख्या है, आय स्तर है, स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं की उपलब्धि है, समाज में धन का वितरण है, उपभोक्ताओं की आदत रुचि फैशन है, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना। विद्यार्थियों, यदि ग्राहकों को ऐसा लगता है कि इस वस्तु की भविष्य में कीमत बढ़ेगी तो वर्तमान में कीमत बढ़ने पर भी वे उसकी अधिक मांग मात्रा करते हैं, और यदि उन्हें ऐसा लगता है कि भविष्य में उसकी कीमत गिरने की संभावना है तो वर्तमान में कीमत गिरने पर भी वे कम मात्रा ही क्रय करते हैं।
जलवायु तथा मौसम भी मांग मात्रा को प्रभावित करता है। व्यापार की दशाएं, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन भी वस्तु की मांग मात्रा को प्रभावित करता है। कोई संस्थान अपने विज्ञापनों पर तथा विक्रय संवर्धन पर कितना खर्च कर रही है, उस अनुपात में वस्तु की बिक्री अर्थात वह समाज में उतनी ही मांग की उत्पन्न कर सकती हैं। उपभोक्ता की साख उपलब्धि, सरकारी प्रतिबंध, सरकार कई चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, अतः सरकार नियमों के अनुसार भी मांग मात्राओं का निर्धारण होता है। वस्तु की किस्म में सुधार, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार अनेक ऐसे घटक हैं जो मांग मात्रा को निर्धारित करते हैं, या यूँ कहें कि अनेक ऐसे कारक हैं जो कीमत और मांग मात्रा के मध्य संबंधों का निर्धारण करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।